नमस्ते। विज्ञान की इस शानदार दुनिया के रहस्यों को गहराई से समझने वाले आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक शिक्षक के तौर पर मुझे आज उस भौतिक दुनिया के सबसे बुनियादी निर्माण खंडों पर चर्चा करने में बेहद खुशी हो रही है, जिससे हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है। आज हम धातुओं और अधातुओं यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स के पीछे के विज्ञान को डिकोड करेंगे। देखिए, ये विषय सिर्फ विज्ञान की मोटी-मोटी किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे हर दिन के जीवन को चलाता है। अब इस विषय की गहराई में जाने से पहले जरा एक बेहद दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। क्या कभी इस बात पर विचार किया गया है कि सोने की एक साधारण सी अंगूठी सदियों तक अपनी चमक क्यों बरकरार रखती है, जबकि घर के बाहर लगा लोहे का एक बेहद मजबूत गेट सिर्फ 1 साल में ही जंग खाकर क्यों झड़ने लगता है? सच मानिए, ये कोई जादू नहीं है, ये रसायन विज्ञान है जो हमारे चारों ओर हर एक सेकंड काम कर रहा है, और आज इसी रहस्य से पर्दा उठने वाला है। आज के हमारे सेशन का ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह रहेगा। पहला, भौतिक गुण। दूसरा, रासायनिक अभिक्रियाएं। तीसरा, अभिक्रियाशीलता श्रेणी। चौथा, धातुओं का निष्कर्षण। और आखिर में पांचवा, संक्षारण यानी धातुओं का क्षय। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। भाग 1, भौतिक गुण यानी हमारे तत्वों की असली पहचान। देखिए, धातुओं और अधातुओं के बीच कुछ मुख्य अंतर होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में उनके स्थान से तय होते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि इनकी अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। एक तरफ हमारी धातुएं हैं, ये चमकदार होती हैं, ऊष्मा और विद्युत यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी चालक होती हैं। ये कठोर और लचीली भी होती हैं, जिसका मतलब है कि इन्हें पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है। दूसरी तरफ अधातुएं हैं जो बिल्कुल विपरीत स्वभाव रखती हैं। ये आमतौर पर चमकहीन या डल होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं और काफी भंगुर यानी आसानी से टूट जाने वाली होती हैं। इंजीनियरिंग में किसी भी सामग्री का इस्तेमाल कैसे होगा, ये इन्हीं बुनियादी गुणों पर निर्भर करता है। चलिए इन किताबी परिभाषाओं को असली दुनिया से जोड़कर देखते हैं। धातुओं के बेहतरीन उदाहरण हमारे बिल्कुल सामने हैं। सुरक्षा देने वाले वो भारी लोहे के गेट, घरों में बिजली दौड़ाने वाले तांबे के तार और किचन में खाना पैक करने वाला एल्यूमिनियम फॉइल। वहीं अधातुओं के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। माचिस की तीली में इस्तेमाल होने वाला सल्फर, जीवन का आधार कार्बन और सबसे जरूरी ऑक्सीजन, जिसके जरिए हम सांस लेते हैं, ये सभी अधातुएं हैं। अच्छा, अब तक जो हमने सीखा उसका एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। इन लक्षणों के आधार पर सोचिए, क्या एक चमकदार और आसानी से मुड़ जाने वाला तांबे का तार धातु है या अधातु? बिल्कुल सही। अपनी चमक, लचीलेपन और विद्युत सुचालकता के कारण यह स्पष्ट रूप से एक धातु है। भाग 2, रासायनिक अभिक्रियाएं। चलिए देखते हैं कि ये तत्व हरकत में कैसे आते हैं। धातुओं का सबसे बुनियादी रासायनिक नियम यह है कि धातुएं अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन यानी पॉजिटिव आयन बनाती हैं। इलेक्ट्रॉन छोड़ने की यही प्रवृत्ति उन्हें ऑक्सीजन, पानी और अम्लों यानी एसिड्स के साथ बहुत ही डायनेमिक तरीके से रिएक्ट करने के लायक बनाती है। सच कहें तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही रसायन विज्ञान की असली नींव है। अब इन 3 बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को जरा ध्यान से समझते हैं। जब धातु ऑक्सीजन से मिलती है तो वो धातु ऑक्साइड बनाती है, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो एक बहुत ही ऊर्जावान रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, और जब धातु किसी अम्ल से टकराती है तो लवण यानी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है, जैसा कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के उदाहरण में होता है। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात पता है क्या है? पानी और अम्ल दोनों ही स्थितियों में हाइड्रोजन गैस का निकलना एक बहुत ही आम परिणाम है। अब एक बहुत ही मजेदार अभिक्रिया की बात करते हैं, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। इसे आप रसायन विज्ञान का एक तरह का टैग आउट गेम समझ लीजिए। नियम बहुत ही सिंपल है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु किसी कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से बाहर निकाल फेंकती है। उदाहरण के लिए, लोहा तांबे से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से तांबे को बाहर कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है ना कमाल? विस्थापन के बाद अब समझते हैं कि आखिर ये आयनिक यौगिक क्या बला है। जब एक तत्व अपने इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दूसरे तत्व को दे देता है तो इस लेन देन से बनने वाले मजबूत बंधन को आयनिक यौगिक कहते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है। ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं और पिघली हुई अवस्था में शानदार तरीके से बिजली का संचालन करते हैं।
आपके डाइनिंग टेबल पर रखा रोजमर्रा का नमक यानी NaCl इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। भाग 3 अभिक्रियाशीलता श्रेणी। इसे हम धातुओं का VIP पदानुक्रम भी कह सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये कैसे तय होता है कि कौन सी धातु सबसे ज्यादा ताकतवर है। इस रैंकिंग सिस्टम में धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार क्रम में रखा जाता है। सबसे ऊपर है पोटेशियम, जो इतना अधिक ऊर्जावान है कि खुली हवा में रखते ही ये आग पकड़ सकता है। बीच में जिंक और लोहे जैसी धातुएं आती हैं जो मध्यम रूप से अभिक्रियाशील हैं, और सबसे नीचे है सोना, ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। इसी से हमारे उस शुरुआती सवाल का जवाब मिलता है कि सोने की अंगूठी सदियों तक चमकदार क्यों रहती है। क्योंकि सोना किसी भी चीज से जल्दी अभिक्रिया नहीं करता, वो बेहद स्थिर और शांत रहता है। भाग 4 धातुओं का निष्कर्षण। पृथ्वी की गहराइयों से लेकर हमारे रोजमर्रा के उपयोग तक का सफर। देखिए, धातुएं हमें सीधे तौर पर तो प्राप्त होती नहीं हैं। खनिज यानी मिनरल्स और अयस्क यानी ओर्स के बीच एक बड़ा फर्क होता है। खनिज वो प्राकृतिक पदार्थ हैं जो पृथ्वी से मिलते हैं, लेकिन अयस्क वो विशेष खनिज हैं जिनसे हम मुनाफे के साथ और आसानी से धातु निकाल सकते हैं। अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। किसी भी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को निष्कर्षण कहते हैं, और इसे आप एक तरह की रेसिपी समझ सकते हैं जिसके 3 मुख्य चरण हैं। पहला है सांद्रण, जहां अयस्क में मौजूद मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों को साफ किया जाता है। दूसरा है रोस्टिंग, जिसमें अयस्क को तेज गर्म किया जाता है ताकि धातु को अलग किया जा सके। और तीसरा सबसे अहम कदम है शोधन या रिफाइनिंग। ये इंसानी इंजीनियरिंग का सच में एक शानदार नमूना है। रिफाइनिंग वो अंतिम और सबसे क्रूशियल कदम है जो अशुद्ध धातुओं को पूरी तरह से शुद्ध बनाता है। इसके लिए अक्सर विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइटिक विधि का उपयोग किया जाता है। इसी अंतिम परिष्करण के कारण ही ये धातुएं हमारे उद्योगों और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, मजबूत और भरोसेमंद बन पाती हैं। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी भाग पर, संक्षारण। प्राकृतिक ताकतों द्वारा तत्वों का क्षय। संक्षारण असल में क्या है? जब धातुएं लंबे समय तक वायु और नमी के संपर्क में रहती हैं तो वे नष्ट होने लगती हैं। याद कीजिए वो शुरुआती सवाल जहां लोहे का मजबूत गेट टूटकर गिर रहा था। जी हां, लोहे पर जंग लगना संक्षारण का सबसे क्लासिक उदाहरण है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी दोनों मिलकर धीरे धीरे उस मजबूत लोहे को अंदर से खोखला कर देते हैं। ये इंसानों द्वारा बनाई गई धातु की वस्तुओं और प्रकृति की ताकतों के बीच चल रही एक निरंतर लड़ाई है। लेकिन घबराइए नहीं, इंसानी दिमाग ने इस प्राकृतिक क्षय से लड़ने के लिए कुछ बेहद शानदार इंजीनियरिंग समाधान खोज निकाले हैं। संक्षारण को रोकने के लिए धातुओं पर पेंट किया जा सकता है, ग्रीस लगाया जा सकता है, उन पर जिंक की परत चढ़ाकर उनका गैल्वनाइजेशन किया जा सकता है, या फिर उन्हें अन्य तत्वों के साथ मिलाकर मजबूत मिश्र धातु यानी अलॉय बनाया जा सकता है। इस बात को हम अपने रोजमर्रा के नजरिए से भी समझ सकते हैं। कार को पेंट करना या साइकिल की चेन में ग्रीस लगाना सिर्फ उन्हें सुंदर दिखाने या आवाज कम करने के लिए नहीं होता। सच कहूं तो विज्ञान की नज़र में ये रसायनों की एक अभेद्य ढाल हैं जो हवा और नमी को धातु तक पहुंचने से रोकती हैं। हमारी रोजमर्रा की ये छोटी छोटी आदतें दरअसल विज्ञान के बहुत बड़े सिद्धांतों पर आधारित हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर को एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। जरा सोचिए, अगर हम साधारण चट्टानों से जटिल तत्वों को निकालने में महारत हासिल कर सकते हैं और ऐसे मिश्र धातु डिजाइन कर सकते हैं जिन पर कभी जंग नहीं लगता, तो आने वाले भविष्य में इंसान और कौन सी अविश्वसनीय नई सामग्री तैयार करेगा। रसायन विज्ञान की संभावनाएं वाकई अनंत हैं। आज के शैक्षणिक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सीखते रहें और विज्ञान के इन चमत्कारों पर हमेशा सवाल उठाते रहें।